हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी टीयर 1 से जुड़े हुए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टीयर 1 से जुड़े हुए स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से जिन्होंने अभी तक क्या नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से वो सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको हर क्लास की जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती जाए। और साथ ही साथ बेल आइकन पर जाकर के ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिलहाल हम बिना वक्त गवाए क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले आप लोगों को अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना है ताकि सभी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, हिमालय के किस भाग में, क्या पूछा जा रहा है, हिमालय के किस भाग में करेवा की निर्माण पाई जाती है। करेवा होगा, यहाँ करेजा लिख दिया है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसे हम करेक्ट कर लेंगे। बोला जा रहा है हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण पाए जाते हैं, यानी कि करेवा घाटी पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, कश्मीर हिमालय में करेवा घाटी पाई जाती है, जो किसकी खेती के लिए उत्तम माना जाता है, केसर की खेती के लिए ये उत्तम माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ प्रश्न नंबर में थोड़ी सी गलती है, तो प्रश्न नंबर पर ध्यान नहीं देते हुए दूसरा प्रश्न है, भारत के सिंचित क्षेत्र में, क्या पूछा जा रहा है, भारत की सिंचित क्षेत्र में भूमि लवणीय होने का कारण क्या है। देखिए, भारत का जो सिंचित क्षेत्र है उसमें लवणीय भूमि होने का कारण पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो हम वजह देख रहे हैं, जैसे कि पंजाब हरियाणा वगैरह का आप अक्सर न्यूज में चर्चा सुनते होंगे कि वहां की जो भूमि है वो अब क्या होने वाली है, हो चुकी है, लवणीय हो चुकी है। और इसका रीजन क्या है, अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है भूमि है लवणीय हो जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे अपनी उपजाऊता जो है वो खोने लगती है। ये चीज ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रैली फॉर वैली। क्या पूछा जा रहा है, रैली फॉर वैली का वैली कार्यक्रम किससे संबंधित है। रैली फॉर वैली कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ध्यान में रखना है, एक कार्यक्रम है रैली फॉर वैली, किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण के अपक्षय से संबंधित यह कार्यक्रम है। देखिए, ये जो प्रश्न है पीवाईक्यू है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जाम क्या पैटर्न, एग्जाम में क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, किस तरह के प्रश्न आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के पूर्वी भाग में क्या है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के पूर्वी भाग में क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसके पूर्वी भाग में क्या पाया जाता है, पूर्वांचल की पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, यह आपका सिंधु का क्षेत्र हो गया, ये गंगा का क्षेत्र है और ये ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है। और इसके पूर्वी भाग में पूर्वांचल पहाड़ियां पाई जाती है, जो कि हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ आपको और भी पहाड़ियां मिलेंगी, जैसे नागा पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां। ठीक है, तो ये सभी चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है, सबसे कमजोर कमजोर मूलभूत बल। सबसे कमजोर मूलभूत बल क्या है। तो यहाँ 4 आपको बल दिए गए हैं, इसमें अगर मैं आपको उत्तर दे दूं तो इसका सटीक उत्तर होने वाला है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कमजोर बल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 होने वाला है, तेल की चमकदार फिल्म रंगीन क्यों है, क्यों होती है। पूछा जा रहा है तेल के ऊपर जो चमकदार फिल्म होती है वो रंगीन क्यों होती है, उसकी वजह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, व्यतिकरण के कारण होती है। किसके कारण, व्यतिकरण के कारण होती है। इसे इंग्लिश में इंटरफेरेंस कहते हैं, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो अगले हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इस पर फोकस रखिएगा। प्रश्न नंबर हम देख लेते हैं 7 नंबर। पूछा जा रहा है, मानव आंख का रिजोल्यूशन कितना होता है। हमारी जो आंख होती है उसका रिजोल्यूशन पूछा जा रहा है, कितना होता है। तो ध्यान रखना है, सामान्य अनुमान अगर हम लगाते हैं तो 576 एमपी जो है इसका रिजोल्यूशन होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है हमारा, मानव ध्वनि सुनने की रेंज। हम जो आता ऑडिबल कितना है, यानी कि हमारा ऑडिबल रेंज पूछा जा रहा है। तो ध्यान में रखना है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है वो ऑडिबल रेंज होती है। तो कितना होने वाला है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, क्या होने वाला है देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 8 था, अभी तक हम 8 प्रश्न देख चुके हैं। 9वां प्रश्न है स्क्रीन पर, बुलेट प्रूफ सामग्री किस पॉलीमर से बनी होती है। तो देखिए, ऐसे तो बुलेट प्रूफ जो सामग्री होती है वो पॉलीइथाइलिन से बनी होती है। मोस्टली इसे केवलर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से,
केवलर के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखना है इस पॉलीमर को केवलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पूछा जा रहा है ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयोग तत्व। ट्रांजिस्टर बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो बेकलाइट और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको एक तरीके से उसमें दिया है, युग्म में दिया गया है, 4 ऑप्शंस है, तो हम डायरेक्टली आंसर चूज कर रहे हैं ताकि हमारा समय बचत हो और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। तो इसका उत्तर होने वाला है बेकलाइट और जर्मेनियम। तो कुल अभी तक हमने 10 प्रश्न डिस्कस किए। आप लोग देखिए कि 10 में 10 कितनों के उत्तर सही हुए हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2017 में भारत का स्थान। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये क्या है, पीवाईक्यू, इसी के लिए आपका पीवाईक्यू है, इसलिए 2017 का पूछा जा रहा है। हालांकि ये एग्जाम 2024 में हुआ था, 2024 में 2017 का करंट पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि करंट का वेटेज क्या है, और आप ये भी देख सक रहे होंगे कि एसएससी क्या कर रहा है आज के डेट पे। एसएससी जो है, अभी आप सोचते हैं कि लास्ट 1 ईयर का हम कवर कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 साल पुराना भी पूछ रहा है, और यहाँ तो आप देख सकते हैं कितने साल पुराना पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगले प्रश्न पर, ये हमारा क्या है, इसका उत्तर होने वाला है 122। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन बैंकिंग क्या है। क्या पूछा जा रहा है, ग्रीन बैंकिंग क्या है। 11वां प्रश्न हमने देखा था, ये हमारा 12वां प्रश्न है। ग्रीन बैंकिंग क्या है, तो इसका उत्तर होने वाला है पर्यावरण अनुकूल ऋण। पर्यावरण अनुकूल ऋण यानी कि ऐसी ऋण देना जो पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से ली गई हो, यानी कि उसका कुछ ना कुछ भाग पर्यावरण के लिए काम में आया हो, इस तरीके से पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पूछा जा रहा है कृषि को उच्च मूल्य उत्पादन कौन शामिल नहीं है। कृषि को उच्च मूल्य उत्पादन में कौन शामिल नहीं है, ये प्रश्न है। तो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, दूध व सब्जियां, चिकन व अंडे, रेशम व कपास या मत्स्य पालन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, रेशम और कपास जो है वो आपकी कृषि को उच्च मूल्य उत्पादन में शामिल नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है व्हाइट लेबल एटीएम का अर्थ क्या है। व्हाइट लेबल एटीएम का अर्थ क्या है, तो ध्यान में रखना है, ये आपका इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा एटीएम जो जारी किया जाता है। ठीक है, नॉन बैंकिंग यानी कि एनबीएफसी के द्वारा, एनबीएफसी के द्वारा जो एटीएम जारी किया जाता है उन्हें व्हाइट लेबल एटीएम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, एलपीजी मॉडल किसने दिया था। एलपीजी मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो हम सभी जानते हैं इसका उत्तर होने वाला है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 16 है एमएसएमई वर्गीकरण कैसे, एमएसएमई का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा निवेश के आधार पर एमएसएमई का वर्गीकरण किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मंगल पांडे किस रेजिमेंट में थे। मंगल पांडे किस रेजिमेंट में थे, ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 1857 की क्रांति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, 1857 की क्रांति में। तो ये 34th किसके थे, 34 नेटिव इन्वेंट्री के रेजिमेंट के क्या थे, सैनिक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, एक्चुअली में ये प्रश्न नंबर 20 नहीं है, 16 था, 17 और 17 ये प्रश्न है, हम डिस्कस कर रहे हैं 18 नंबर प्रश्न, ये होने वाला है 18 में क्या पूछा है, कौन सा राज्य भारत में मिलना चाहता था। कौन सा राज्य भारत में मिलना चाहता था, 4 नाम दिए गए हैं, हैदराबाद, कलात, पटियाला, ग्वालियर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सॉरी यहाँ प्रश्न होना चाहिए था, थोड़ा सा मैं बता दूं, कौन सा राज्य भारत में नहीं मिलना चाहता था, नहीं मिलना चाहता था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, नहीं मिलना चाहता था, तो इसका उत्तर है कलात, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर हमारा हो जाता है 19 नंबर प्रश्न है। तो अब हम 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, सॉरी 19 नंबर, जन आंदोलन समर्थन प्रस्ताव किस कांग्रेस सत्र में किया गया था। जन आंदोलन समर्थन प्रस्ताव को किस कांग्रेस सत्र में पारित कर दिया गया था, तो इसका उत्तर होने वाला है कराची सत्र में किया गया था 1931 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, पूछा जा रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग सदस्य नहीं, यानी कि इन चारों में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, यानी कि सरदार बलदेव, सॉरी
ये रक्षा मंत्री थे उस वक्त के। सरदार बलदेव जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। जस्टिस फजल अली आयोग के नाम से भी इस आयोग को जाना जाता है। फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। कुंजरू और पन्नीकर जो है इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कौन असंगत है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तरफ आप लोगों व्यक्तित्व का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उनसे जुड़े हुए कुछ उपलब्धियों को दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कौन किससे संबंधित नहीं है। तो ध्यान देना है आप लोगों को। तिलक जो है वो विधानसभा से संबंधित नहीं है। बाकी गोखले जो है इंडिया सोसाइटी से संबंधित है, बिल्कुल सही। रामासामी सेल्फ रेस्पेक्ट से संबंधित थी, बिल्कुल सही। इकबाल लीग बोझ से संबंधित है, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 पूछा जा रहा है आईसीएस में भारतीयों को प्रथम बार कब शामिल किया गया। आईसीएस में भारतीयों को प्रथम बार कब शामिल किया गया था? 1909 में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आर्य समाज कौन गलत। एक्चुअली में आर्य समाज के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आर्य समाज के बारे में कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि दयानंद ने हिंदूवाद की आलोचना की थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। सत्यार्थ प्रकाश 1875 में प्रकाशित हुआ, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। 12 सिद्धांत का जो उल्लेख आर्य समाज के बारे में बोला जा रहा है ये गलत है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर हमारा है 23 में पूछा जा रहा है फारसी की जगह उर्दू कब क्या अपनाया गया, उर्दू कब लागू की गई। फारसी की जगह उर्दू को कब लागू किया गया? 1837 में किया गया, यानी कि 1837 में फारसी की जगह उर्दू भाषा को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है ब्रिटिश कलाकार मिनिएचर पेंटिंग। ब्रिटिश कलाकार मिनिएचर पेंटिंग कौन है? कौन है जिनके द्वारा मिनिएचर पेंटिंग की जाती थी? तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जॉन स्मार्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, कौन असंगत है। 4 ऑप्शन है। एक तरफ आपको क्या दिया गया है कि बुक्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके रचयिता के नाम दिए गए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? दूसरी तरफ राइटर का नाम मेंशन किया गया है। तो आप लोगों को मिलान करना है कि इनमें से कौन सा असंगत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हट्टा ऑफ एशिया सरोजनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये जो है ये आपका असंगत है। इसके अलावा नील दर्पण दीन बंधु के द्वारा लिखी गई है, रंगभूमि प्रेमचंद्र के द्वारा, देवदास शरद चंद्र के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 पूछा जा रहा है मूलभूत शिक्षा योजना किसने पूर्ण की। मूलभूत शिक्षा योजना किसने पूर्ण की? तो इसका उत्तर होने वाला है जाकिर हुसैन के द्वारा मूलभूत शिक्षा योजना जो है वो पूरी की गई थी। और ये रहा हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न। क्या प्रश्न है? कौन असंगत है। पूछा जा रहा है कौन असंगत है, इसमें आपको बताना है। तो इसका उत्तर होने वाला है, एक तरफ देखिए साहित्य और संगीत के बारे में दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए व्यक्तित्व के जिक्र है। तो इसमें उत्तर होगा कीर मोहन। कीर मोहन जो है ये असंगत है। इसके अलावा सुब्बा लक्ष्मी कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है, अलाउद्दीन हिंदुस्तानी से और रविंद्रनाथ साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो असंगत है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हमने कुल 28 प्रश्न डिस्कस किए हैं। आप लोगों को देखना है कि 28 में 28 कितनों के सही हुए हैं। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे और क्लास पर बने रहिए। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एवरीवन।